अजीत पवार के हाथों सियासत की बाजी हार चुके शरद पवार का अंदाज इन दिनों वैसा ही है जिस तरह से उद्धव ठाकरे का रहा। उद्धव ठाकरे और उनका गुट लगातार ये कहता रहा कि बागी टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने के 1 साल बाद तक उद्धव ठाकरे को झटके लग रहे हैं। ऐसा ही शरद पवार के साथ हो रहा है। एक के बाद एक करके उनके गुट के नेता अजीत पवार की तरफ खिसक रहे हैं। ताजा मामला अकोला के एनसीपी विधायक किरण लम्हटे का है। किरण अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में शरद पवार के साथ चले गए। अब फिर से वे पलटी मारकर अजीत पवार के पास लौट आए हैं। किरण लम्हटे अजीत पवार के तैयार किए गए दस्तावेज पर दस्तखत कराए। अजीत पवार ने लम्हटे को वापस अपने खेमे में लाने के लिए अपने खास भरोसेमंद सहयोगी को जिम्मेदारी सौंपी थी। बड़ा साहेब जगताप ने 3 दिन तक अकोला में डेरा डाला और उन्हें अपने पाले में करने के लिए अभियान चलाया। और इसके अलावा कोपरगांव विधायक आशुतोष काले ने भी अजीत पवार को समर्थन देने का हलफनामा भेजा है। धीरे धीरे अजीत पवार का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अजीत पवार के शपथ ग्रहण के दौरान डॉक्टर लम्हटे उनके साथ थे। पहले तैयार किए गए कई दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। हालांकि अगले दिन लम्हटे पवार के पास लौट गए। वे मुंबई में हुई बैठक में भी शामिल हुए। उनका कहना था कि बरगला कर उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया। अजीत पवार ने उन्हें अपने खेमे में लाने की जिम्मेदारी बाला साहेब जगताप को सौंपी। जगताप अकोला पहुंचे और वहां डेरा डाल दिया। लम्हटे को मनाने के लिए विभिन्न माध्यमों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे थे। वे घर पर रुकने के बजाय अज्ञात स्थान पर चले गए। आखिरकार शनिवार की रात लम्हटे पहुंचे। उन्हें मुंबई लाया गया। आधी रात के करीब उन्हें अजीत पवार से मुलाकात के लिए लाया गया। उन्होंने अजीत पवार से चर्चा की। उनसे कहा गया कि अकोला में क्या क्या विकास कार्य किया जाना चाहिए, इसकी योजना तैयार करें। और इस दौरान कुछ और दस्तावेज तैयार किए गए थे। लम्हटे के हस्ताक्षर ले लिए गए। अब कहा जा रहा है कि लम्हटे कानूनी तौर पर अजीत पवार के साथ बंधे हुए हैं। कोपरगांव के विधायक आशुतोष काले इस समय अपने परिवार के साथ अमेरिका में हैं। बताया जा रहा है कि उनसे अजीत पवार को समर्थन का शपथ पत्र भी लिया गया है। वे 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। ये भी कहा गया था कि वे उस समय अजीत पवार से अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। रोहित पवार और प्राजक्त तनपुरे को छोड़कर एनसीपी के 4 विधायक अजीत पवार के साथ चले गए हैं। विधायक ही नहीं बल्कि अन्य पदाधिकारी भी अजीत पवार से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्व विधायक अरुण जगताप, चंद्रशेखर घुले, सीताराम गायकर और अन्य प्रमुख नेता अब तक अजीत पवार से मिल चुके हैं। एनसीपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र फाल्के शरद पवार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आरजेडी और जेडीयू के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार सरकार में शामिल आरजेडी के मंत्रियों की बुरी गत करने के बाद अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को निशाने पर लिया। प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले के पोस्टर और बैनर से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को गायब कर दिया गया है। हर कहीं सिर्फ नीतीश कुमार का ही पोस्टर लगा है। इसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के मंत्रियों की औकात नौकरों जैसी बना दी है। अफसर उनकी बात नहीं सुनते। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जेडीयू के मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। इसलिए नौकरशाही जेडीयू के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को महत्व नहीं देती। जो हालत शिक्षा विभाग की है वह सभी विभागों की है। आरजेडी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के विभाग में ऐसे अफसर बैठा दिए हैं जो मंत्रियों पर लगाम कस सकें। आरजेडी के विधान पार्षद का ये सुझाव सही है कि नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के अवर प्रधान सचिव को ही अपना सलाहकार बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री के विश्वसनीय अफसर आरजेडी के मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री बयान देकर अफसरों को पॉलिटिकल कवर दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आरजेडी जेडीयू के मंत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप से विकास कार्य ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं। शिक्षा विभाग में अब या तो मंत्री चंद्रशेखर रहेंगे या वर्तमान प्रधान सचिव। मामला काफी तूल पकड़ चुका है, लेकिन दोनों दल कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। इसको लेकर आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक को ही अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर लें, जिससे सभी विभागों से
अच्छी मॉनिटरिंग हो सके। इससे बिहार में विकास की गति बढ़ेगी। सियासी घमासान के बीच राजगीर में 18 जुलाई से शुरू हो रहे राजगीर मालमास मेले की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे। मुख्यमंत्री के राजगीर दौरे के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मलमास मेले के किसी भी पोस्टर बैनर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। नीतीश कुमार के गृह जिले में लगने वाले मलमास मेला के पोस्टर से उप मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब होने के पीछे का कारण शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के IAS अधिकारी के पाठक के बीच खींचतान है। इसके बाद आरजेडी और जेडीयू की बढ़ती दूरी को भी माना जा रहा है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर मलमास मेले की तैयारी के दौरान बैनर्स पोस्टर्स लगाए गए। इनमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। खास बात यह कि इन पोस्टर्स पर एक में भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रिकॉर्ड चुनावी हिंसा के साथ पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को बुला तो लिया, लेकिन उनकी 59,000 टुकड़ियों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। राज्य चुनाव आयोग ने खुद को टीएमसी का पिट्ठू साबित करते हुए सुरक्षा बलों को संवेदनशील बूथ्स का आधा अधूरा लिस्ट थमा दिया और जो लिस्ट दी गई उसमें बूथ्स का नाम और पता तक नहीं था। ऐसे में सुरक्षा बल क्या कर सकते थे? मतलब साफ है कि टीएमसी से साठ गांठ कर राज्य चुनाव आयोग ने वही किया जो टीएमसी ने कहा। पूरे दिन ही नहीं, रात तक भी बूथ्स को कैप्चर किया जाता रहा। कहीं से मतदान अधिकारी भाग गया तो कहीं से बैलेट बॉक्स लेकर टीएमसी के लफंगे भाग गए। अराजकता और हिंसा के बीच संपन्न हुए चुनाव के बाद विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। एकता की मीटिंग होने वाली है, सबको एक दिखना है, इसलिए नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार तक सब मुंह सिल गए। विपक्ष के इस रवैये और हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला किया। स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सीएम ममता के राज में ये हत्याएं हो रही हैं। क्या राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में हिंसा स्वीकार है? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन की योजना पर काम कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग पर पंचायत चुनाव 2023 के दौरान संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस की जानकारी न देने का आरोप लगाया। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बलों द्वारा संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस की जानकारी बार बार और पत्र तक लिखकर मांगी गई, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ की तैनाती भी स्थानीय प्रशासन के आदेश के मुताबिक हुई है। 9 जुलाई 2023 को सीमा सुरक्षा बल के सुरजीत सिंह गुलेरिया ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने बार बार उन बूथ्स की जानकारी मांगी जो संवेदनशील हैं, लेकिन बावजूद इसके राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत आधी अधूरी लिस्ट ही दी गई। गुलेरिया ने बताया कि केंद्रीय बलों को सिर्फ संवेदनशील बूथ्स की संख्या बताई गई, उस लिस्ट में उन बूथ्स की जगह या नाम वगैरह नहीं दिए थे। बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी के लिए 25 राज्यों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की 59,000 टुकड़ियां पहुंची थीं, लेकिन इस बल का प्रयोग संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ठीक से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बूथ्स पर केंद्रीय और अन्य राज्यों के पुलिस बल की तैनाती स्थानीय प्रशासन के आदेश पर की गई। बीएसएफ ने यह भी बताया, राज्य चुनाव आयोग ने बीएसएफ को कुल संवेदनशील बूथ्स की संख्या 4,834 बताई थी, लेकिन वास्तविक तादाद इससे कहीं अधिक है। बीएसएफ के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में 3,317 ग्राम पंचायतों, 341 पंचायत समितियों और 20 जिला परिषदों के लिए चुनाव कराने के लिए कुल 61,636 मतदान केंद्र बने। बीएसएफ ने शंकरपुर खारग्राम नाम की एक जगह का जिक्र करके ट्वीट किया, जहां क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए और बूथ लूटने का प्रयास जवानों ने विफल किया। बीएसएफ के मुताबिक हमला एक भीड़ ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में मॉनसून की बारिश पहले ही एमसीडी की तैयारियों की पोल खोल चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल तुरंत आंकड़े निकाल लेकर आए। कहा कि ये तो रिकॉर्ड बारिश हो गई, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मतलब कि लोग कुछ भी न कहें और शिकायत भी न करें, ये गलती बादलों की है जो ज्यादा बारिश हो गई। इतना ही नहीं, एक दिन की बारिश में ही केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूल्स भी डगमगाने लगे। वह भी शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के चुनावी क्षेत्र के महज 4 महीने पहले बनकर तैयार हुए स्कूल की दीवार ही ढह गई। इस घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने मौके का मुआयना किया और अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया। मौके का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा
ये है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की हकीकत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके शिक्षा मॉडल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली सरकार के स्कूल्स की दीवार गिर रही है। ये स्कूल शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में है। ये है केजरीवाल का थर्ड क्लास शिक्षा मॉडल, जहां सिर्फ झूठा प्रचार किया जाता है, हकीकत कुछ और है। ग्रेटर कैलाश इलाके से सरकारी स्कूल की दीवार की सूचना मिलते ही बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीवार गिरने की घटना से साफ है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है। सरकारी स्कूल की पुरानी दीवार पर लीपापोती कर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य के गबन करने वाले जब शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना का क्षेत्र ये हाल है, तो बाकी जगह क्या होगा, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने कहा कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च दिखाकर सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स को नया रूप दिया गया। उन बिल्डिंग्स को बनाने में मनीष सिसोदिया ने कितना बड़ा क्लासरूम घोटाला कर दिया, ये तो कैग की रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। अब नई शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के अपने ही इलाके में बनी बिल्डिंग से भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की पोल खुल गई है। 4 महीने पहले बनी बिल्डिंग का हिस्सा धराशायी हो गया। गनीमत है कि हादसा छुट्टी वाले दिन हुआ, अन्यथा कितने ही बच्चों की जान जा सकती थी, भ्रष्टाचार का शिकार बन जाते। क्या कोई जवाब है केजरीवाल के पास? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में फिर से एक नया सियासी बवाल शुरू होने वाला है, क्योंकि एलजीवी के सक्सेना ने गुजरात के एक कानून को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजा है। जाहिर है, खुद को दिल्ली का भाग्य विधाता मानने वाले अरविंद केजरीवाल को ये कानून और प्रस्ताव पसंद नहीं आएगा। असल में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 यानी पासा को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की सिफारिश की है। इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, नशे के अपराधियों, ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है। गुजरात का PASA अधिनियम चर्चाओं का विषय रहा है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने का आरोप उन पर लगा। गुजरात सरकार की कई बार आलोचना हुई। कोर्ट की ओर से भी इस पर फटकार लगाई जा चुकी है। ये कानून 2 साल पहले भी चर्चा में रहा था, जब एक डॉक्टर को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर मितेश ठक्कर को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री के संदेह के चलते हिरासत में ले लिया था। 27 जुलाई 2021 को 106 दिन जेल में बिताने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के मितेश ठक्कर को रिहा करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने PASA अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में रखने पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने हिरासत कानूनों के तहत 2018-19 में क्रमशः 2315 और 3308 नागरिकों को हिरासत में लिया। गुजरात हाई कोर्ट के निर्देशों पर बीते मई के महीने में गुजरात सरकार ने असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत आदेश पारित करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें संबंधित अधिकारियों से केवल एक अपराध पर उचित सत्यापन और आधार के बिना इस कानून को लागू नहीं करने के लिए कहा गया था। इसके बाद 3 मई को गुजरात के गृह विभाग के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें तथ्यों के बारे में सतर्क रहने और यदि व्यक्ति की ओर से सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने की संभावना नहीं है तो PASA लागू नहीं करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।